let's have on stage Mr. Surendra ji, who has cleared Bihar APO. Let's thank you, sir. Really happy. Please come here. धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपनी प्रीवियस टाइम को निकाल के आप मेरे सामने आए। और ये एपीओ का मेरा पहला इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने जुडिशल सर्विसेज के इंटरव्यू दिए। अभी 2023 यूपी मैंने दिया था, तो मेरा 2 नंबर से रह गया था। इससे तो मैंने जुडिशल सर्विसेज के मैंने 3 इंटरव्यू दिए। एपीओ का मेरा पहला था। और इसके अलावा मैंने उत्तराखंड में मैंने 2 बार मेंस दिया जुडिशल सर्विसेज का, तो मेरा मेंस नहीं हुआ था। तो लगभग 7-8 मैंने मेंस दिए थे। फाइनली 3-4 मैंने इंटरव्यू दिए हैं। फाइनली इसमें मेरा ये हो गया है। तो यही है, तुरंत जाके नहीं पढ़ना है, थोड़ा आराम कर लेना है। उसके बाद अगर यहाँ से जाने के बाद 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ पा रहे हो तो काफ़ी है। पढ़ते टाइम ऐसे नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेने हैं, तो व्हाट्सएप को उस टाइम में बंद रखना है। जब आप पढ़ रहे हो तो जब पढ़ो तो पूरा फोकस होके पढ़ो। और अगर क्लास में अगर एविडेंस चल रहा है, इससे पहले सीआरपीसी हो गया है, तो सीआरपीसी का एक क्वेश्चन आपने पर डे लिखना है। सीआरपीसी का आपका रिवीजन हो जाएगा, क्लास में आपका एविडेंस चल ही रहा है। आधा घंटा पहले आपके क्लास में आके बैठ लेना, जो लास्ट डे हुआ है उसको आपने रिवाइज कर लेना है। अगर आपको मेंस तैयार है तो प्रीलिम्स टिक्स पे हो जाएगा। प्रीलिम्स मेरे हिसाब से कोई एग्जाम नहीं होता है, मैंने काफ़ी बार क्वालिफाई किया है, तो प्रीलिम्स कोई एग्जाम नहीं। मेंस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। अगर मेंस का टेस्ट सीरीज यहाँ आकर अगर आप क्लास में आके दे रहे हो रेगुलरली, तो एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट वाला इशू भी नहीं आएगा। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि मेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, प्रीलिम्स के टेस्ट दें, और इसके अलावा 1 या 2 फ्रेंड सर्किल बना लें, जिससे आप उसकी हेल्प कर सकें और वो आपकी हेल्प कर सके। इससे केस डिस्कशन आपको इजीली हो जाएगा, कंटेंट भी आपको याद हो जाएगा। कुछ कंटेंट आप मिस कर जाते हैं, दोस्त बता देगा, तो एक सप्लीमेंट्री रूप में एक दूसरे का वर्क करते रहेंगे। जैसे मेरा दोस्त है त्रिवेंद्र सिंह, उसकी 14 रैंक आई है, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम है तो उसका इंग्लिश मीडियम है। थोड़ा सा ये सारा इशू रहता है, थोड़ा बहुत रहता है कंटेंट का। तो ये आपके पास दोस्त हो, एक सप्लीमेंट्री दोस्त हो जो आपकी हेल्प कर सके और आप उसकी हेल्प कर सको। तो मेरा सजेशन यही है, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने हैं कि 10-15 बना लिए और सब लोग अपना मैटर शेयर करेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहता है। तो ये मेरा एक सजेशन है सभी के लिए। सर, वो टाइमिंग है, कम से कम कितना टाइम लेके आना चाहिए कि 2 साल 3 साल, जैसे कि आपने डिफिकल्टीज भी बहुत सारी देखी, असफलता भी देखी, मेंस के बाद आपने फिर से शुरुआत की है, क्या बोलना चाहिए? टाइमिंग ये डिपेंड कर रहा है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं तो विड्रॉ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा अपने बारे में, आप गलत रास्ते पर हो पक्का। जैसे मैं प्रीलिम्स बार क्वालिफाई हो रहा था लेकिन मेंस नहीं हो रहा था, इसका मतलब मेरा रास्ता गलत था। तो वो ये डिपेंड करता है ना आपकी रणनीति के ऊपर, आप किस तरह उस पर वर्क कर रहे हैं। टाइमिंग का यह है कि अगर पहली बार में बहुत सारे बच्चे बन जाते हैं, डिपेंड करता है कि उनका बैकग्राउंड कैसा है। अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हूँ, अच्छे से मेहनत किया है। अब मैं हूँ स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, पढ़ाई हुई लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा। तो डिपेंड करता है ना आपके बैकग्राउंड के ऊपर और आपकी स्टडी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी। यूनिवर्सिटी का ये इफेक्ट पड़ता है। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़े हो, रेगुलर क्लास की है आपने, और वहाँ पे अगर अच्छे से मेहनत की है तो आप यहाँ पे भी मेहनत करोगे तो जल्दी पा जाओगे सिलेक्शन। ये फ़र्क पड़ता है श्योर। आपने 4 बार इंटरव्यू दिया है और जजेस का, तो इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद आपने कहीं से कोई संस्थान से जुड़े रहे, जैसे कि पीएलए में आप आए, और इस संस्थान से आपने क्या ये टेस्ट सीरीज ली है? पहले तो मैं रिसर्च का काम करता था जी, यहीं पीएलए हिंदी मीडियम में जी। उसके बाद फिर मैंने मेंस वाला ज्वाइन किया जी। उसके बाद फिर आईजीपी मैंने ज्वाइन किया। मैंने पहले ही बता दिया है। जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से की। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट? मेरा सजेशन यही है कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप उसको फालतू बर्बाद ना करें। और जो आप उन लकी लोगों में से हैं जिनको लॉ करने का मौका मिला है और जुडिशियल ऑफिसर बनने का मौका मिला है, आप उसको बिल्कुल भी जाया ना करें। बस मेरा यही सजेशन है। ओके, सो अभी वी वुड लाइक टू नो कि प्री में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी एंड देन मेंस में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो ना करें। मेरा आपको सजेशन है कि आप सबसे पहले आप अपना मेंस तैयार कर लें। अगर आपका मेंस ठीक से तैयार है तो प्रीलिम्स निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
और प्रीलिम्स अगर आपका हो जा रहा है तो आप रेगुलर टेस्ट सीरीज दें। तो कुछ कमियां मेरी थी कि जो प्रीलिम्स मेरा हो जा रहा था, लेकिन मेंस में मैं अपनी कमी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे आके टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और जो टेस्ट सीरीज मैंने जो ज्वाइन की थी, मेरी जो कमी थी, बहुत सारे कंटेंट में बार बार मिस कर रहा था, कंटेंट यहाँ मेंशन किए जा रहे थे। और उसके अलावा फिर आईजीपी ने मेरी काफ़ी हेल्प की, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ने, और ये सारी चीज़ों की वजह से आज मैं आप सभी के सामने हूँ। तो आपने हाउ यू राइट योर मेंस आंसर्स, एक ये क्वेश्चन है। ओके, जैसे कि अभी मैंने बिहार जुडिशरी का मेंस दिया है, तो आर्टिकल 368 में पूछा था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है, उसमें पंडित नेहरू का कोटेशन है 368 पे, वो आपने मेंशन करना है। फिर अमेंडमेंट 368 के बारे में लिखना है। फिर 3 पार्ट होते हैं अमेंडमेंट के, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ स्टेट परमिशन। उसके बाद उसमें वर्डिक्ट है, तो स्टार्टिंग में शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह, देन उसके बाद गोलकनाथ का वर्डिक्ट है, उसके बाद फिर 24वां संविधान संशोधन है, देन उसके बाद फिर केशवानंद भारती का वर्डिक्ट है, उसके बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके बाद उसमें केशवानंद उसका मिनर्वा मिल्स का वर्डिक्ट है, उसके बाद फिर वेरियस सीरीज है उस पर बेसिक स्ट्रक्चर को लेके। फिर कंक्लूड आपने कर देना है कि 2 तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रोसीजर, एक सबस्टेंटिव। अगर आपने अमेंडमेंट करना है तो 368 में जो प्रोसीजर दे रखा है उसके थ्रू आप करेंगे, और सबस्टेंटिव रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को हार्डल नहीं करेंगे। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन 2 तरीके को उसमें इम्पोज किए गए। तो मैं एक अपनी जो क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, ये एक बेसिक चीज़ है 368 में आपको इतनी सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के दे देता है। यूपी में मेंस में 368 आया था, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर से किया था। तो आपने फिर ये सारा सीरीज नहीं लिखनी है, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन तो नहीं किया गया, उसको 10 नंबर में क्वेश्चन था, उसको दूसरे तरीके से आपने टैकल करना है। तो क्वेश्चन के हर पार्ट को, क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये सारी चीज़ें ने मुझे यहाँ पे आके हेल्प की। मैं जैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो एक क्वेश्चन जो हमें अच्छी तरह आता है, एक क्वेश्चन जो हमें थोड़ा कम आता है, और एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो जो हमें कम आते हैं क्वेश्चन या हमें बिल्कुल नहीं आता है, कोई उनके लिए भी कोई स्ट्रेटेजी है कि आप कुछ ना कुछ मार्क्स गेन कर सके ताकि आप परफॉर्मेंस आपके बेटर हो सके? नहीं, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं आता है ना, क्योंकि अब जैसे मैं बिहार का बता रहा हूँ, पहले उसमें ना क्वेश्चन प्रिंट होके नहीं आते थे मेंस वाली कॉपी में, आपको सारे क्वेश्चन आपको टैकल करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो ऐसा शायद मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। अगर वो आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब फिर वो किसी को भी नहीं आ रहा है। इस बार यूपी सबस्टेंटिव पेपर ऐसा ही था, उन्होंने ईचमेंट कंपलसरी पार्ट में दे दिया और बहुत सारे बच्चे स्किप करके गए थे, मैं भी उनमें से एक था। शायद मेरा नहीं हो पाया इसी वजह से। तो मैंने देखा था अपने दोस्तों का, बिल्कुल किसी का 80, 85, 90 वहीं तक सबस्टेंटिव में रुक गई थी। तो ऐसा नहीं पूछता है एग्जामिनर की आपसे दुश्मनी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन वो बनाएगा कि आपको नहीं आएगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में जरूर आएगा, आई एम श्योर। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी के लिए तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कराई जाती है। टेस्ट सीरीज करें, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस, वो रखते हैं 1-2 क्वेश्चन, उसको आप रेगुलर करेंगे तो जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो ना, तो वो एग्जाम में दिक्कत नहीं करेगी। थैंक यू। और भी पूछ सकते हैं जिसके भी सवाल जवाब हो, कोई भी। ये एक ऑनलाइन स्टूडेंट का है, हाउ टू मैनेज इंटर्नशिप्स एंड स्टडीज। पहले तो स्टडी पे ही फोकस करो, ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम क्या सजेशन? नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन उसको कम टाइम दो। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे स्टडी को दो, 4 घंटे या 3 घंटे इंटर्नशिप को दो। बस आपको मैनेज करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि इंटर्नशिप में कितना टाइम जा रहा है। फालतू टाइम नहीं देना है, बस आपने टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैंने बताया है, अगर आपके पास अच्छा सर्किट है तो इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में भी आप अच्छी से तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप के टाइम में आप नहीं कर सकते। ओके, सो एक सिचुएशन है कि यहाँ पे हम सब ऑब्वियसली जुडिशरी एग्जाम्स देंगे, बट एक टाइम होगा वील बी रियली टायर्ड, वील बी फेड अप, वील बी लाइक लेट्स विथड्रॉ,
बट यू आर अ प्राइम एग्जाम्पल कि आपने इतने सारे इंटरव्यूज तक आए हो, यू नो, यू हैव सो आई जस्ट वांट टू नो एंड वी ऑल वुड लाइक टू नो कि व्हाट मोटिवेटेड यू, ओके, बिकॉज़ यू नेवर गिव अप. मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं. जब पैदा हुआ कुछ नहीं था, जब जाऊंगा तब भी कुछ नहीं था. जब खोने के लिए कुछ ही नहीं है तो डिमोटिवेट होना ही नहीं है. तो मैं तो इसको गोल्डन चांस माना अपने लिए. आपको भी गोल्डन चांस मानना है, उसको पूरी मेहनत के साथ उस पर लग जाना है. तो वही आपको सोचना है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. आप अपने आप को लकी समझो, आपको ये कोचिंग मिला, आपने लॉ की है, आपके पास पावर है किसी की लाइफ लेने का, आपको पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा. यू आर द जस्ट लाइक ए मैसेंजर ऑफ गॉड. लॉर्डशिप एक जजेस को ही तो बोला जाता है. आपको उसी तरह मेरा मतलब यही है, आपको उसी एंगल से अपने आप को देखना. ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी हमेशा. अच्छा सर, और ये कम से कम कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या? डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर. 299 300 है, 4-5 घंटे लग जाते हैं स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं. और अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जैसे कि, तो उसमें भी टाइम लग जाता है. और कोई प्रीलिम्स के पर्पस से अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें कम टाइम लगता है. 7-8 घंटे काफ़ी है, एवरेज 7-8 घंटे काफ़ी है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो. एग्ज़ाम टाइम में 8-10 घंटे कर लो, 12 घंटे कर लो. एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 दिन पहले थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाओ, 5-6 घंटे कर लो. ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम की रात में एग्ज़ाम में रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो, पूरी साल की मेहनत ही बर्बाद चली जाएगी. तो ये मेरा सजेशन है. अच्छा, क्रैश कोर्स का कहाँ तक असर होता है? क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स मैंने ज्वाइन नहीं किया है. अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की तब तो ठीक है, बट फाउंडेशन आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए. उसमें रेगुलरिटी रहती है ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. फाउंडेशन इज द बेस्ट ऑप्शन कंपेयर टू क्रैश कोर्स. बहुत सारे एस्पिरेंट हैं और जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल हो जवाब हो, कुछ भी जो भी डाउट हो, तो सर अभी हैं यहाँ पे. और जितना भी टाइम लेना चाहते हैं अभी ले सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट. और इसी के लिए आए हैं, कोई जिसका भी सवाल हो पूछ सकता है. सर ये प्री में जो है, प्री एग्जाम्स में हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं? जैसे अगर हमें 50% 60% ही आता है तो नेगेटिव मार्किंग से हम कैसे बच सकते हैं प्री एग्जाम्स में स्पेशली? 60% मुझे भी आता था. उसके बाद आपको रिस्क लेना पड़ता है डबल डिप का. और रेगुलर अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपको टेस्ट अगर आप रेगुलर दे रहे हैं वीकली, तो उससे ये प्रॉब्लम जो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी. आई एम श्योर. मेंस तैयार करने के बाद मैंने आपको बताया ना, सारी प्रॉब्लम की जड़ मेंस से. मेंस तैयार है तो ये प्रीलिम्स कुछ नहीं है. 60% के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसमें बताया कि 2 तो है ही नहीं, आपको उसमें रिस्क लेना पड़ेगा. मैं भी लेता हूँ, मैंने भी लिया है. अच्छी से तैयार है मेंस तो आपका फिर वो डबल डिप वाला भी ठीक हो जाएगा. तो मेंस पे आप पक्का फोकस करो, पक्का सेलेक्ट हो जाओगे. और जुडिशरी में सर ये जो हिंदी एंड इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कितना वैल्यू है, या फिर उस पर कितना फोकस रखना चाहिए हमें अपना? अगर मीडियम हिंदी है तो इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और मीडियम इंग्लिश है तो हिंदी पे भी टाइम देना पड़ेगा. तो अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे या 1 घंटे, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद इतना आप कर लेंगे, 2 घंटे तो काफ़ी है. 2-3 महीने का टाइम मिलता है, काफ़ी हो जाता है. 2 घंटे 3 घंटे. अगर बहुत ज़्यादा, अगर इंग्लिश मीडियम से हिंदी बहुत ज़्यादा वीक है तो 4 घंटे ही पढ़ लेना. क्योंकि अगर मान लो टॉट का आ गया, आप इंग्लिश मीडियम से हो और टॉट का ट्रांसलेशन आ गया, आपकी हालत खराब हो जाएगी. टॉट को हिंदी में नहीं पता होगा आपको क्या बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो दिक्कत में आ जाओगे. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी हिंदी कितनी कमज़ोर है. आल्दो वी आर इंडियन, बट आपको देखना पड़ेगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट का आ गया या IPC आ गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर. तो आपको अपनी वीकनेस खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एक ब्लैंक पेज बना लेना, प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट मेंशन कर लेना. नेगेटिव पॉइंट यही है कि हिंदी मेरा वीक है, इंग्लिश मेरा वीक है, मेंस में यहाँ मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मेरे वीक है. एक A4 शीट वाले पेज पर अपने वीक पॉइंट उससे लिख लेना और स्ट्रेंथ भी लिख लेना. इन सारी चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलेगी. अच्छा सर, जब आप दिल्ली आए शुरुआत के दौर में 2 साल 3 साल पहले जब भी आए हो, तो सबसे पहले आपने तैयारी के लिए आए क्या देखा था कि हमें डायरेक्ट कोचिंग ले लेनी चाहिए कि पहले खुद पहले तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे मिल गए, इंग्लिश में बात कर रहे, मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी. मैं लगा ये तो जिंदा नहीं रहने देंगे. तो डर पैदा कर दिया था उन्होंने मेरे अंदर.
उसके बाद फिर जब लगा के इधर उधर भटके, एक्चुअली मेरे दोस्त थे तो वो DU से MA कर रहे थे। मैं 2014 में पहले ऐसे घूमने आया था जब BA में था, उसके बाद फिर क्लास वगैरह ज्वाइन की। तो आपको मल्टी जगह जाना चाहिए, लेकिन आपको डिसाइड करना कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन इज पाउजल अकेडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और भी कोई पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो, जिसका भी जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। सर मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा कि आप वर्किंग थे पहले, मतलब सिलेक्शन से पहले, तो आई एम ऑल्सो वर्किंग। तो मेरा भी ऐसे कभी, मतलब मैं भी देती हूँ एग्ज़ाम, तो मेरा कभी 2 नंबर से कभी 4 नंबर से रह जाता है। तो मुझे वो जानना है कि वो जो टाइम मैनेजमेंट है कि 10 से 6 का जॉब करने के बाद में कितना टाइम देने स्टडी को दे के मैं भी सिलेक्शन ले सकती हूँ, वो मेरा मेन कंसर्न। प्रीलिम्स रह रहा है 2 नंबर 4 नंबर से या मेंस? प्रीलिम्स ही रह जाता है। तो मेंस पूरा तैयार है आपका? मेंस में लिखती हूँ, मेंस मेरा मतलब ऐसे वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, क्योंकि वो पूरा तैयार है कि नहीं, बस ये बताओ दे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी ही नहीं आ पाती जिस है। दिन पूरा तैयार हो जाएगा प्रीलिम्स हो जाएगा। ओके, वही मेरा क्वेश्चन है सर कि वो कंसिस्टेंसी में कैसे मेंटेन करूँ जॉब के साथ साथ। जॉब के साथ जैसे कि रिक्वेस्ट कर लेना कि जॉब मुझे 4 बजे छोड़ दिया करो सर। हाँ, और यही कर सकते हो आप, सर मैं 9 बजे आ जाऊंगी, 4 बजे छोड़ दो, उसी टॉपिक पर काम करो जो एग्जाम में आ रहा है, तो उससे हेल्प मिलेगी आपको। ऐसे मैंने भी किया था, तो मैंने एविडेंस पर काम किया, लिमिटेशन NIA। सब लोग CPC से डरते थे, मैं बोलता CPC मुझे दे दो, मैं देखूंगा CPC को। हाँ, तो वही टॉपिक लो ना जिसमें आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा, तो डबल फायदा हो जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, पढ़ाई भी हो जाएगी। CPC से डरना नहीं, अगर CPC भी दें ठीक है सर मैं करूँगी, तो मेरा तो यही सजेशन है, रिक्वेस्ट कर लेना, थोड़े से पैसे कम मिलेंगे, बट 4 बजे या 5 बजे चलिए सर, आराम करके 5-6 घंटे पढ़ पाओगे, मेंस पूरा तैयार हो जाएगा तो प्रीलिम्स हो जाएगा, आई एम श्योर। तो दोस्तों ये था सर ने सभी प्रकार की तैयारी के बारे में बताया, शुरुआती दौर से अभी तक किस प्रकार से सफलता को उन्हें हाथ लगाया, किस प्रकार से सफलता, कई बार वो इंटरव्यू तक गए, फाइनली सिलेक्शन हुआ और सभी प्रकार की बताई। यहाँ पे सेमिनार हो रहा है PLA में, पहुजा लॉ अकेडमी में सर आए हैं और इन्होंने सभी प्रकार की जानकारी दी है। अब लास्ट में इनका स्वागत किया जा रहा है और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर आए। आप क्या एस्पिरेंट यही से निकले थे? इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने संदेश दिया है जी। कि मेंस आपका कैसा, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, रिवर्स गियर में चलो, मेंस को ठीक कर लो अपने आप निकल जाए। Thank you so much for listening, for being so patient. दोस्तों फाइनली यहाँ पर सेमिनार हो चुका है पहुजा लॉ अकेडमी में, सर आए, सभी प्रकार की जानकारी दी एस्पिरेंट के लिए, किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से अपना टाइम देना है, सफलता असफलता मिलती रहती है, फिर भी धैर्य रखना है, अंततः सफल हो जाते हैं। धैर्य यही सिखाती है कि सफल कैसे होना है। दोस्तों हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।